बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले साहब, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको ये देख रहे हैं बतौर स्टेट मिनिस्टर। सर कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। दलित समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। दलित वर्ग पिछले दिनों हम देखे थे कि किस तरीके से वो सड़कों पर आया था अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी डिमांड्स को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है दलित वर्ग को कि जो मरकज़ की, जो केंद्र की मोदी हुकूमत है वो दलित समाज के साथ नहीं है? मुझे लगता है कि भाई जो आज का वातावरण है तो ये वातावरण जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? एक कांग्रेस पार्टी का कर रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी जानबूझकर दलितों को भड़काने का काम कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया SC/ST एक्ट के बारे में, उसका कोई सरकार से संबंध नहीं था। सरकार ने अपनी बाजू वहाँ रखने का काम किया था, लेकिन आखिर में जजमेंट क्या देना है वो तो कोर्ट के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि भाई इस सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 4 साल में बहुत सारे काम हुए हैं और दलित समाज को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी हमेशा करने की कोशिश करते हैं। काम तो बहुत सारे हुए हैं साहब, लेकिन घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं और दलित वर्ग के लोगों को कई जगह पर मारा गया है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अभी आपने देखा गुजरात में किस तरीके से एक नौजवान दलित वर्ग का था, वो घोड़ी चढ़ता है या घोड़ा चलाने का उसको शौक था, उसको मार दिया गया। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक जो है वो दलित वर्ग का दूल्हा था, इजाज़त नहीं थी कि वो घोड़ी पर बैठ करके बतौर दूल्हा कहीं जाए। तो ये घटनाएं भी घटी हैं, इसको लेकर के सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। अभी दलित समाज में बहुत बड़ी जागृति आई है और पहला ये ज़माना था कि कोई भी अत्याचार हो गया तो गांव में मिटाने का काम हमारे लोग करते थे, लेकिन आज शिक्षा से हमारा समाज एकदम एक्टिव बन गया है। आपने बोला कि अत्याचार हुआ, मतलब घोड़े पर मतलब बैठने का अधिकार तो दलितों को तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को इतिहास मालूम नहीं कि घोड़े पर ही हम बैठते थे। एक शिवाजी महाराज के ज़माने में मतलब हमारे सभी लोग घोड़े में बैठते थे और घोड़े में बैठने का अधिकार खाली कुछ लोगों का हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अत्याचार हो रहे, जो आपने खुर्शीद जी आपने बोला है कि आज भी दलित पर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी अत्याचार हुए थे और आज भी अत्याचार हो रहे हैं। उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ना ठहराकर कास्टिज्म को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने सरकार का साथ देना चाहिए। ये अत्याचार कम करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, जातिवाद खत्म करने के लिए सब ने मिलकर क्या करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। दलित अत्याचार का विषय पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन दलित पर अत्याचार हो रहे, तब भी होते थे, आज भी अत्याचार हो रहे। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और वहाँ पर आप ही एक संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हैं, एक आंकड़ा बताते हैं वहाँ पर कि 2016 में SC/ST जो कम्युनिटी है या जो ये वर्ग है उसके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब जो है भेदभाव की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। 40,000 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। तो 21वीं सदी में भी अगर इस तरह की रिपोर्ट आपको पेश करनी पड़ रही है, इतने सारे अगर मामले सामने आ रहे हैं, तो इसका हल क्या है? मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? उसका हल हम तो कर ही रहे हैं। मतलब हमारा सरकार भी कर रहा है, पुलिस भी कर रही है। वैसा अत्याचार का जो विषय होता है राज्य सरकारों के हाथ में होता है। राज्य सरकारें कोई भी पार्टी की हो, लेकिन उन्होंने दलित की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, पुलिस की है। जो आपने आंकड़ा बताया एक बात सही है कि अभी 16-17 का आंकड़ा है कि कम से कम 47,000 केसेस पूरे देश भर में रजिस्टर हुई है। तो हर साल 40,000, 42,000, 45,000, 46,000, 47,000 इतनी केसेस रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड होती है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समाज में बदलाव भी हो रहा है। एक काल ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे, स्कूल के बाहर बैठकर वो पढ़ाई करते थे। अनटचेबिलिटी इतनी थी, लेकिन अभी उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के मित्र बन गए, एक साथ बैठते खाते हैं, पीते हैं। इंटरकास्ट मैरिज की संख्या कम से कम हर साल में 50-60 हज़ार से ऊपर देश भर में शादियाँ होती है। और इंटरकास्ट मैरिज को अगर बढ़ावा देने के लिए अगर कोशिश हो जाती है तो मुझे लगता है भाई जाति व्यवस्था में काफ़ी कमी हो सकती है। और उसके लिए सभी पार्टी ने, सभी NGOs ने, सभी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में इसी तरह घटना ना घटे, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अटैक ज़्यादा बढ़ रहे हैं साहब। इंसान के ऊपर तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब की मूर्तियों को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, उनकी मूर्तियों पर भी अटैक कर रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। हाँ, मतलब नफरत इस हद तक है। हाँ, बात सही है कि नफरत है। अभी कुछ लोग राजनीति भी खेल रहे हैं, जानबूझकर भी इसी तरह की वातावरण में। ये कुछ लोग कौन है ये कुछ लोग?
अभी जो पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार इतने मजबूत है कि उनकी मूर्ति तोड़ने से वो टूटेगी नहीं, वो इतने मजबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इतना शक्तिशाली है कि उस संविधान को कोई चाली नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ना, बाबा साहब की हो, बीच में लेनिन की मूर्ति टूटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति टूटी, और बाबा साहब की मूर्ति 3-4 जगह पर तोड़ने का भी काम हुआ। तो कुछ लोग, मुझे लगता है कि इसमें एक जगह भगवा रंग दिया, नीली मूर्ति थी तो उसको जो है भगवा कर दिया। हाँ, तो एक बात अच्छी नहीं है कि भाई भगवे रंग से बाबा साहब का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर भगवा कलर देखा जाए तो गौतम बुद्ध की चिवर का भगवा कलर था, लेकिन आज वो भगवा कलर का अर्थ अलग हो गया है। वो भगवा कलर जो है बीजेपी के पास चला गया है, इसलिए लोगों को लगता है। लेकिन ओरिजिनल भगवा कलर हमारे गौतम बुद्ध का भगवा कलर है, लेकिन तो भी बाबा साहब की मूर्ति को भगवा कलर देना का गलत सोच है। आपको लग रहा है कुछ लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हुकूमत को भी बदनाम करना चाहते हैं, समाज को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है ऐसी भी कोशिश हो सकती है कि जानबूझकर दलितों में असंतोष निर्माण करना, सरकार के खिलाफ वातावरण निर्माण करना। क्योंकि यही सारी घटनाएं कुछ दिन पहले तक माइनॉरिटी के साथ हो रही थी, मुस्लिम तबके के साथ हो रही थी, अचानक जो है ये बदल जाती हैं। अब सामने टारगेट पर दलित वर्ग है। नहीं, माइनॉरिटी पर हुई, मतलब कुछ घटनाएं हुई जो गो रक्षा के नाम पर कुछ मुस्लिम समाज की पिटाई हुई, कुछ मर्डर भी हो गए, और इसके पहले भी हुई थी। मेरा कहना यह है कि अत्याचार, चाहे सरकार कोई भी हो, अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो सरकार है वो सरकार ने, दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो, इतना ही नहीं तो और भी कोई लोग हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, उसके लिए उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ने उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इस विषय पर राजनीति नहीं खेलनी चाहिए कि भाई कोई भी सरकार अत्याचार करने के लिए बोलती तो नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अत्याचार करने के लिए बोलती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग विचार होते हैं और उस विचारधारा से वो गड़बड़ करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और वो कोई भी हो, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले, लेनिन की मूर्ति तोड़ने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ने वाले, चाहे किसी भी पार्टी के वो लोग हो, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि 2 तारीख को दलित वर्ग जो है वो सड़कों पर उतरा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी। ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और 1 दर्जन नौजवान उसमें मारे गए। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, वो इन घटनाओं को रोक सकती थी। मुझे लगता है कि रोका जा सकता था, लेकिन अचानक वहाँ एक तो दलित वर्ग के लोग जो है वो एकदम अचानक रास्ते पर आ गए। पुलिस को इसका अंदाजा तो नहीं था, और वो कोई किसी संगठन में बंद नहीं अनाउंस कर दिया था, खाली वो व्हाट्सएप और मैसेज चले गए और 2 अप्रैल को बंद करना है, इसी तरह की चर्चा 3-4 दिन होती रही। और जो असंतोष था कि भाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये भी जजमेंट पहले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दलित वर्गों में असंतोष था, और इसीलिए दलित लोग रास्ते पर आ गए। लेकिन इस वक्त ऐसा हो गया कि जब बंद करने के लिए हमारे नौजवान लोग तो निकले, तो वहाँ के व्यापारी लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और इसीलिए मतलब वहाँ संघर्ष हुआ। न तो शांति से बंद हो सकता था, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दलित समाज का गुस्सा जो है ये मतलब इस आंदोलन के माध्यम से उतारने का काम उन्होंने किया था। लेकिन 10 तारीख को जब स्वर्ण सड़कों पर उतरे, भारत बंद का उन्होंने जो है ऐलान किया, आपको लगता है कि ये तो टकराव बढ़ेगा दलित वर्ग के बीच और स्वर्ण वर्ग के बीच? मुझे लगता है कि भाई दलित और सवर्ण टकराव ये देश के हित में नहीं है। दलित और सवर्णों का टकराव होना ये देश का भारी नुकसान है, और इसीलिए हम चाहते, बाबा साहब भी चाहते थे कि भाई दलित और सवर्णों में एकता होनी चाहिए, और देश के नाम पर हम सब लोगों ने एक होना चाहिए। तो अभी 10 तारीख को सवर्णों ने बंद अनाउंस किया, लेकिन अभी सवर्णों को मेरा निवेदन ये है कि दलित वर्ग के आरक्षण का विरोध कोई कितना भी करेंगे तो वो आरक्षण जाने वाला ही नहीं है। अगर हमारा आरक्षण जाएगा तो सरकार जाएगी, क्योंकि दलितों का आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। और कुछ मैसेज ऐसा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है, मोदी हुकूमत है, वो आरक्षण खत्म कर सकती है, मैसेज ऐसा जा रहा है। हालांकि पीएम भी लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, अमित शाह भी लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग भी यही कह रहे हैं, पासवान जी भी यही कह रहे हैं, तमाम दूसरे जो लीडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगा, लेकिन मैसेज ये जा रहा है। नहीं, मैसेज जा रहा है क्योंकि मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज जानबूझकर ये हिंदुत्ववादी है, ये आरक्षण निकालेगी, ये करेंगे, आरएसएस वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, इसी तरह की चर्चा, गुमराह करने की चर्चा मतलब फैलाने का काम हो रहा है। व्हाट्सएप पर इसी तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह आपने बोला कि मुंबई में अमित शाह बोले कि दलितों के आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा,
जो धक्का लगाएगा उसको हमने देखेंगे, मतलब इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। मोदी साहब हमेशा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई मतलब जो गलत प्रचार करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों की है। दलितों को भड़काकर दलितों के वोट पाने की कोशिश मतलब कुछ पार्टियां कर रही, विपक्षी दल कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि समाज में इसी तरह का संघर्ष पैदा करना अच्छी बात नहीं है। और मैं सवर्णों को बताना चाहता हूं कि दलित के आरक्षण का विरोध मत करो, वो आरक्षण जाएगा नहीं, लेकिन आपको आरक्षण जो चाहिए उसके लिए हम आपके कंधे को कंधा मिलाकर हम आंदोलन में आने के लिए तैयार है। मैंने बहुत बार मांग किया है कि जो जाट है, पटेल है, मराठा है, राजपूत है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसे समाज के लोगों में जो क्रिमिलेयर की पद्धत लगाकर उनको 25% आरक्षण देने का निर्णय होना चाहिए। समाज में जो मतलब संघर्ष पैदा हो रहा है, दलित समाज के बारे में जो कटुता निर्माण हो रही है, उसका कारण भी है कि दलितों को आरक्षण मिलता है, हमको मिलता नहीं है, और हम भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इसी तरह की भूमिका बहुत सारे लोगों की है। तो मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि सवर्णों को 25% आरक्षण देकर 75% तक आरक्षण करना चाहिए, और इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए, और दलित और सवर्णों में विवाद जो है उसको खत्म करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही आप प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, आप और रामविलास पासवान और दूसरे बहुत सारे लीडर्स थे। क्या उनका रुख है, सच्चाई क्या है, हुकूमत जो है वो क्या चाहती है? मतलब कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है दलित वर्ग? नहीं, मुझे लगता है कि भाई हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी जी है, ये दलितों के बारे में बहुत ही अच्छी श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने नोटबंदी का निर्णय लाया, भीम ऐप शुरू किया, बहुत सारी हिंदू मिल मुंबई में उसका काम 3600 करोड़ की ज़मीन बाबा साहब मेमोरियल के लिए दी है, और उसका काम शुरू हुआ है। अभी कल परसों 13 तारीख को 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, डेथ हुआ था। वहाँ 97 करोड़ खर्चा करके वहाँ संविधान के आकार का मेमोरियल का इनॉग्रेशन हो रहा है। जनपद रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ, लंदन में मकान ले लिया। बहुत सारे काम मतलब नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में हो रहे हैं। और अभी 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान जो है, ये ग्राम स्वराज अभियान मतलब पूरे 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जो शुरू हो रहा है, और 2000 गांव आइडेंटिफाई करके जो 7 योजनाएं है, उसमें जनधन योजना है, उज्ज्वला है, और जो कई योजनाएं है, उस जो भारत सरकार ने योजना अनाउंस की है वो वहाँ कहाँ तक पहुँची है, और सभी योजनाएं वहाँ पहुँचनी चाहिए। उसके लिए वो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। तो मुझे लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी जब हम मिले थे तब वो दलितों के बारे में बहुत अच्छी श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने हमको बोला कि फ़ौरन हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे, और आप चिंता मत करिए। इसी तरह की भूमिका उनकी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा है कि बीजेपी एमएलए के ऊपर ये इल्जाम लग गया है, और कुछ लोग मतलब मानवता को छोड़कर जानवर बन जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने वालों को मतलब कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अभी जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, अमित शाह जा रहे हैं, दलितों के घर रुकते हैं, वहाँ पर खाना भी खाते हैं। यही काम पहले राहुल गांधी ने भी किया था। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है या पॉलिटिकल स्टेप हो सकता है ये, लेकिन आपको लगता है कि इसके नतीजे जो हैं वो बेहतर होंगे, और जो दूरियां हैं सवर्णों में जो बढ़ती जा रही हैं या जो बढ़ रही हैं या कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो दूरियां कम होंगी अमित शाह के जाने से या राहुल गांधी के जाने से? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई तो दलितों के घर जाकर अगर कोई खाना खाते हैं, कोई वहाँ कुछ टाइम वहाँ मतलब दलितों के लिए देते हैं, तो अमित शाह भी मतलब दलितों के घर पर जा रहे हैं और दलित समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज के साथ हम ये विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी वो अधिकार है। मुझे लगता है कि भाई ऐसा करने से दलित और सवर्णों में जो दूरियां है, ये दूरियां कम होने के लिए उसकी अच्छी मदद हो सकती है। जहाँ तक राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई नरेंद्र मोदी भी दलित विरोधी नहीं है, राहुल गांधी भी दलित विरोधी नहीं है, ना कोई भी नेता या कोई भी पार्टी दलित विरोधी नहीं है। अगर वो दलितों का विरोध करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो चुनकर आना मुश्किल है, चुनकर नहीं आएगी तो सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो कुछ भी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोई भी दलित विरोध नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय दलित और सवर्णों में कैसी एकता पैदा हो
उसके लिए मतलब सभी विपक्षी दल, सत्ताधारी दलों ने कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप एक कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, हम देख रहे हैं कि भाई मायावती को किसी तरीके से एनडीए में शामिल कर लिया जाए। आप बार बार बयान देते हैं, आप उत्तर प्रदेश गए, वहाँ पर भी आपने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नुकसान बीजेपी को होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो अखिलेश और मायावती मिल गए हैं, उन्होंने बाकायदा 2 सीटें जो हैं वो जीत भी ली, जो बाई इलेक्शन हुए थे। कुछ ऐसी उम्मीद है आने वाले दिनों में, या फिर ये सब जो है खाली बातें हैं, बयान हैं आपके, बहुत ज़्यादा इनका असर नहीं होने वाला? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी भावना, जो प्रामाणिक भावना है मैंने व्यक्त की है मायावती के बारे में, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही है, उत्तर प्रदेश की सबसे तगड़ी एडमिनिस्ट्रेटर वो है। और मैंने ये बोला था कि मायावती अगर 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गई थी तो फिर मायावती ने बीजेपी का मनोवादी करके विरोध नहीं करना चाहिए। अगर दलितों का हित करना चाहती है मायावती, तो जिस तरह रामविलास पासवान जी है, मैं हूँ, और मायावती भी अगर एनडीए के साथ आएगी तो मुझे लगता है कि भाई एनडीए की ताकत भी बढ़ेगी। बात हुई मायावती से आपकी? नहीं, बात तो नहीं हुई, मैंने प्रेस स्टेटमेंट किया था, लेकिन कोई जवाब उसके ऊपर, कोई उनका रिप्लाई? नहीं, उनका जवाब तो कोई आया नहीं है। लेकिन अभी अगर वो, मैंने तो मेरी भावना रखी है, अभी वो आएगी नहीं आएगी अलग बात है। लेकिन मैंने ये बोला था कि भाई एनडीए के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। पहले आप 3 बार आप मतलब एनडीए के साथ थी, आप मुख्यमंत्री बनी थी, तो अभी अखिलेश और मायावती इकट्ठ आने से 2 सीट तो मतलब समाजवादी पार्टी ने जीत ली, लेकिन मायावती ने उनकी सीट हार गई। और उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी ने उनको पहले नंबर की सीट देने की आवश्यकता थी। अगर इनकी 2 सीट चुनकर लाने के लिए मायावती की मदद हुई थी, तो मायावती की सीट 1 चुनकर लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने नंबर 1 की सीट देने की आवश्यकता थी। हारने वाली सीट देने से क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए मैंने मायावती को बोला था कि अगर समाजवादी पार्टी आपके नंबर 1 की दुश्मन थी तो अभी उनके साथ दोस्ती करना उतना ठीक नहीं है। अभी क्या करना है वो देखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इकट्ठ आने से हमारा बहुत सारा नुकसान होगा ऐसा तो नहीं है। हमारी कोशिश जारी है कि हम मैक्सिमम जो सीटें 60+ सीटें वहीं से हम कहाँ जीत सकते हैं, इसी तरह की कोशिश हमारी जारी है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि 2019 में एनडीए की सरकार आएगी और जो हमारे अधूरे वादे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें और भी 5 साल जरूर मिलेगी। एक तरफ तो आप मायावती को जोड़ने की बात कर रहे हैं एनडीए में, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एनडीए से कुछ लोग, एनडीए के जो घटक दल हैं वो दूर हो रहे हैं या दूर होने की जो है बातें कर रहे हैं। चाहे वो टीडीपी हो, वो अलग हो गई है, मांझी उससे पहले अलग हो गए थे, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे लेकिन मांझी थे, वो अलग हो गए। शिवसेना जो है वो लगातार आंखें दिखाती रहती है। कुशवाहा और पासवान भी थोड़ा सा, उनकी भी जो है वो टोन बदली है बात करने की, उन्होंने भी थोड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। 2019 तक आते आते क्या कुछ लोग जो है वो और दूर हो जाएंगे एनडीए से? मुझे लगता है कि भाई उन्होंने दूर होना ठीक बात नहीं है, और अगर कोई नाराज़गी उनकी है तो उन नाराज़गी को दूर करने के लिए मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने कोशिश करनी भी चाहिए। आज मैंने मोदी साहब से बात की है कि जब हम हमारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में हम जब मिले थे तब हमने बोला है भाई शिवसेना की जो नाराज़गी है उसको थोड़ा सा दूर करने की आवश्यकता है, और एक बार आप उद्धव ठाकरे जी को बुलाकर उनकी नाराज़गी क्या है इसके संबंध में आप बात करें। तो आज उन्होंने मुझे बताया है कि हम बात कर सकते हैं, अगर उनकी नाराज़गी कोई है तो वो नाराज़गी निकालने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर शिवसेना के साथ अगर प्रधानमंत्री जी की बात होती है तो उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, तो शिवसेना हमारे साथ रहेगी। टीडीपी हमारे से निकल गई है, लेकिन और भी हमारे सामने बहुत सारे मतलब ऑप्शन सही है, और उसके लिए शिवसेना को और बीजेपी को नज़दीक लाने में कुछ मदद करेंगे। जो खटास है शिवसेना के और बीजेपी के दरमियान, उसको दूर करने में कुछ आप रोल अदा करेंगे? हाँ, मेरी कोशिश जारी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मैं शिवसेना के नेताओं के मैं संपर्क में हूँ, और बहुत सारे नेताओं की भावना ये है कि भाई शिवसेना बीजेपी ने एक साथ रहना चाहिए, आरपीआई ने उनको साथ देना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत यहाँ है कि भाई शिवसेना पहले नंबर बड़ा भाई थी और अभी छोटा भाई बन गई है, ये थोड़ा सा कारण उसका है। नरेंद्र मोदी साहब की बहुत बड़ी हवा 2014 में आ गई, और शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं रहने के बावजूद भी आरपीआई बीजेपी के साथ रही, और विधानसभा में 122 सीटें बीजेपी को मिली। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए, तो थोड़ा सी नाराज़गी इतनी है कि भाई उनको ज़्यादा पूछते नहीं या फिर उनका मुख्यमंत्री बना नहीं, ये थोड़ी नाराज़गी है। लेकिन अभी वो नाराज़गी को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी अगर पहल करेंगे
तो उसमें से कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता है। जो 2014 में मोदी लहर थी और उनकी लोकप्रियता थी, जो जितने पॉपुलर थे, आज जब आप देखते हैं 4 साल गुजरने के बाद, तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं, क्या लगता है क्या वो हवा अभी एज इट इज़ है या उसमें कमी आई है उनकी पॉपुलैरिटी में? मुझे लगता है कि भाई पॉपुलैरिटी कम हुई ऐसा मुझे लगता नहीं है। मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी हाई थी, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उन्होंने निर्णय लिए हैं, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप है, नोटबंदी का निर्णय है, जीएसटी का निर्णय है, ऐसे बहुत सारे निर्णय जो उन्होंने ले लिए हैं, उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। उनको बदनाम करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 में एकदम हवा कम रहेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी की अच्छी हवा रहेगी और कांग्रेस का सफाया होगा और नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चाहे ये जो है दलित वर्ग का जो मसला हुआ, SC/ST एक्ट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो इमेज उनकी ख़राब हुई। नीरव मोदी का भाग जाना जो है उसको लेकर के उनकी इमेज ख़राब हुई। और अभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जगह जगह जो है वो अलग अलग जगहों से घटनाएं आती हैं कि भाई बलात्कार हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक BJP MLA के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत नेगेटिव जा रही हैं? मुझे लगता है कि नेगेटिव जा रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। मतलब अत्याचार होना ये नेगेटिव के रूप में जाता ही है, लेकिन अभी बलात्कार तो मतलब जिस तरह मैंने बोला कि भाई दलित अत्याचार हो, महिलाओं का बलात्कार हो, वो कई सालों से इसी तरह की घटनाएं घटती जा रही है। मानव की मेंटेलिटी बदल गई है, वो एकदम जानवर बन गया है। और कुछ लोग मतलब मानवता को छोड़कर जानवर बन जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। तो ये घटनाएं बढ़ रही बात सही है, लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कोशिश करने की आवश्यकता है। और अत्याचार करने वालों को मतलब कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ऐसी सज़ा थी कि अगर कोई इसी तरह की घटने में शामिल हो जाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ने की सज़ा थी। वैसी सज़ा होनी चाहिए आप ये कह रहे हैं? नहीं, सज़ा मतलब उसी टाइम पर ऐसी सज़ा थी, अभी तो फांसी की सज़ा ही है। मतलब मुझे लगता है कि फांसी की सज़ा ही है, लेकिन ऐसे लोगों की मेंटेलिटी ख़त्म करने के लिए समाज प्रबोधन की भी आवश्यकता है। अपनी माँ बहन होती है और माँ बहन को माँ बहन समझना चाहिए, ना कि उनके सामने इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए लोगों में मतलब जागृति निर्माण करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा अत्याचार करने वालों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माइनॉरिटी जो तबका है उसके अंदर भी थोड़ा सा मतलब ये रहता है, खौफ रहता है कि मोदी हुकूमत है पता नहीं क्या कर देगी, जबकि सब कुछ ठीक चलता है मोटे तौर पर। कई बार अत्याचार होते हैं, कई बार जो है कुछ लोगों को मार दिया जाता है, आप भी इस बात को मानते हैं। आपको लगता है ये जो इमेज है मोदी की, ये जो परसेप्शन बन जाता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और क्या सच्चाई भी है इसके अंदर? हाँ, अभी इसमें मुझे लगता है कि सच्चाई तो ऐसी है कि भाई नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है और सरकार मतलब सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के दिमाग में बिठाया गया है सदियों से कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है। इसी तरह की भावना उनके मन में पैदा करने की कोशिश हमेशा जारी रहती है, लेकिन उसको एकदम साफ करने के लिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की कोशिश जारी है। अभी 3 तलाक के संबंध में भी मतलब जो निर्णय है मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए, वो कानून पास करने के लिए ज़रूर मतलब कानून पास हो जाएगा और मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग ज़रूर बीजेपी को एनडीए को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो ऐसा जो आप बता रहे बात सही है कि लोगों के मन में ये भावना पैदा करने की कोशिश जरूर हो रही है कि भाई मुस्लिम विरोधी है। असल में ये चूंकि घटनाएं होती है ना, उससे इमेज बन जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे माइनॉरिटी स्टेटस है जामिया का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसको ख़त्म करने की बात जो है वो मोदी हुकूमत करती है, तो फिर इस तरह का परसेप्शन बन जाता है। आपने उसको स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, मतलब आप जो है उसके लिए बहुत पॉजिटिव थे। इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस जो है जामिया का, वो बरकरार रहना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसका स्टेटस जो माइनॉरिटी का है वो बरकरार रखना चाहिए, रहना चाहिए। माइनॉरिटी के लिए अगर शिक्षा में ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, उनको ज़्यादा शिक्षा मिलेगी, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने वाले नौजवानों को भी मतलब शिक्षा में अच्छा प्रगति करने का मौका मिलेगा। इकोनॉमिकली वो भी अच्छा डेवलप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जामिया मिलिया का जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो भी रहना चाहिए। और भी मैंने एक बार जो सूचना लेकिन हुकूमत जो है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो एफिडेविट दे रही है, वो कह रही है कि नहीं, ख़त्म कर दीजिए इसको।
नहीं ठीक है, अभी उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैंने तो जामिया मिलिया को मतलब माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने के लिए मैंने भारी कोशिश की थी जब मैं शुरू से चुनकर आया था। मैं ज़रूर उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसका स्टेटस ऐसा ही रहे। एक आखिरी बात ये कि रामदास अठावले साहब जो हैं वो इंस्टेंट शायरी करने में बहुत माहिर हैं, बातें बना लेते हैं बहुत अच्छी, और तकरीर तो अच्छी करते हैं लेकिन शायरी भी कर लेते हैं, मतलब जो है वो कविताएं लिख देते हैं फ़ौरन। तो जो माहौल है अभी दलित वर्ग को लेकर के या जो भी टेंशन चल रही है उसके बारे में 2 लाइनें कुछ कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, उनको मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देश भर में आ गई है नरेंद्र मोदी जी के काम की आंधी। पूरे देश भर में आ गई है नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की आंधी, इसीलिए परेशान हो गए राहुल गांधी। सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। जय भीम और जय भारत, ये है हमारा नारा। जय भीम और जय भारत, ये है हमारा नारा। और आने वाले 2019 में हम बजा देंगे कांग्रेस वालों के 12। हमसे बात की सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रामदास अठावले जो है वो अपनी बातचीत के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपनी बेबाकी के लिए हमेशा ही पहचाने जाते हैं, और ये थोड़ा अलग तरीके से सियासत करते हैं, सबको साथ लेकर के साथ में चलते हैं, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि 2019 इनके लिए यानी एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा, बहुत आसानी से ये 2019 भी जीत जाएंगे। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।